हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्टैक एजुकेशन। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम विद डिफरेंट अराइवल टाइम। इससे पहली वीडियो में स्टूडेंट्स हमने सीखा प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इसमें सीख रहे हैं हम नॉन प्रीएम्प्टिव। देखिए दोनों में डिफरेंस यही है कि उसमें क्या था, हम प्रोसेस को बीच में प्रीएम्प्ट कर सकते थे यानी रोक सकते थे और रेडी क्यू के अंदर वापस लगा सकते थे और हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट करा सकते थे। लेकिन देखिएगा ये नॉन प्रीएम्प्टिव। अगर सीपीयू को एक बार कोई प्रोसेस असाइन हो गया तो पहले वो कंप्लीट करेगा उसको, भले ही हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस बीच में कोई सीपीयू को असाइन किया जा रहा है, बीच में कोई रेडी क्यू के अंदर आ रहा है, लेकिन वो एग्जीक्यूट कंप्लीट करेगा एग्जीक्यूशन जो उसको ऑलरेडी असाइन हो चुका है। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। बाकी न्यूमेरिकल के माध्यम से देखेंगे, वन बाय वन प्रोसेस को देखेंगे कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है और हायर प्रायोरिटी के आने के बावजूद भी सीपीयू पहले उसको एग्जीक्यूट कर रहा है और बाद में फिर हायर प्रायोरिटी को वो ले रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे तीन प्रोसेस मैंने लिए हुए हैं, P1, P2, P3। इनका AT012 और BT426 यानी आने का टाइम और कंप्लीशन का टाइम, यानी कितना वो बर्स्ट साइकिल के अंदर सीपीयू कितने साइकिल तक उसको चलाएगा या कितना साइकिल उसको चलाने के लिए रन करेगा। तो ध्यान से देखें, हमने प्रायोरिटी असाइन कर दी है, P1 को 2, P2 को 1 और P3 को 3। तो यहाँ पे हमने ये मान लिया है कि 1 हाईएस्ट प्रायोरिटी है, 2 उससे छोटी प्रायोरिटी है और 3 उससे भी छोटी प्रायोरिटी है। इससे पहले हमने हायर नंबर को हायर प्रायोरिटी माना था, लेकिन इसमें हम 1 को हायर मानेंगे, 2 को उससे छोटी मानेंगे और 3 को उससे भी हम छोटी मानेंगे। ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए एक जैन चार्ट बना लेते हैं जिसके माध्यम से हम समझ सकेंगे कि किस तरह से ये नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम काम करती है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं जैन चार्ट बना रहा हूं, इसको हम बोलते हैं गैंट चार्ट या जैन चार्ट, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जीरो लेवल पर कौन सा आया, जीरो टाइम पर। अब उसकी प्रायोरिटी क्या है इससे अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है। जो जीरो टाइम पर आया है हम उसको रन करेंगे। कंपैरिजन तब होता है जब दूसरे प्रोसेस हमारे रेडी के अंदर आते हैं, जब हम कंपैरिजन करते हैं फिर देखते हैं कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है किसकी प्रायोरिटी कम है। लेकिन जीरो लेवल पर कोई प्रोसेस ही नहीं है, तो शुरुआत में जो भी एंट्री कर गया उसी को हम एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है ना। तो जीरो से पहले कौन सा आया है हमारा, P1। ध्यान से देखें P1, तो P1 यहां से एग्जीक्यूशन होगा। अब क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है, जब नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है तो इसका बर्स्ट टाइम 4 है। अब 0 से 1 तक ही चलेगा, तो 1 पर हमारा कौन सा प्रोसेस आ जाएगा, 2 तक। 2 पर प्रायोरिटी हाईएस्ट। देखिए हाईएस्ट यहां पर ध्यान से देखें, 1 को हमने इसमें हायर माना, हायर। लेकिन प्रीएम्प्टिव के अंदर क्या हो रहा था, इसको हम हाल्ट कर रहे थे, हम इसको रोक रहे थे। लेकिन नॉन प्रीएम्प्टिव है, भले ही इससे बड़ी प्रायोरिटी का प्रोसेस 1 नंबर पर आ चुका है, 1 टाइम पर आ चुका है, लेकिन हम इस प्रोसेस को हाल्ट नहीं करेंगे, प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे, इसको रोक नहीं सकते। सीपीयू कहेगा नहीं, भले ही आपकी प्रायोरिटी हाईएस्ट आ गई है, लेकिन मैं फिलहाल जो मुझे असाइन किया गया है मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा। सीधी सी बात है। तो इसका बर्स्ट टाइम 4 है, तो ये पूरा का पूरा बर्स्ट टाइम लेगा यहां तक 4 तक, और इस तरह से फिर ये एग्जीक्यूट होकर के बाहर निकल जाएगा। अब ध्यान से देखिए 1 नंबर पर कौन सा आ गया था, 1 और 3। वैसे 2 नंबर पर 3 भी आ गया था, क्योंकि देखिएगा 0 से 4 के बीच में 1 भी आ जाता है, 2 भी आ जाता है, 1 भी आ जाता है और 2 भी आ जाता है। ठीक है। तो दोनों ही प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर तो आ चुके हैं। अब सीपीयू कौन से कुछ चुनेगा, सीपीयू उसको चुनेगा जिसकी हायर प्रायोरिटी होगी। प्रायोरिटी हायर किसकी है, 2 की। यहां देखिए ध्यान से, 2 की प्रायोरिटी हायर है, हमने यहां पर 1 को हायर माना है, तो यहां पर P2 शुरू हो जाएगा और P2 शुरू होने के बाद इसकी बर्स्ट टाइम कितना है, 2। कंप्लीट करेगा, कंप्लीट करेगा, भले ही कोई हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आए या ना आए, कंप्लीट करेगा कहां तक, 2 तक। यानी इसमें +2 हो जाएगा और ये 6 तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। 2 इसने लिया तो 4 और 2 6, तो 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया और ये भी हमारा एग्जीक्यूट हो गया। लास्ट में कौन सा बचता है, P3। तो P3 कहां से शुरू हुआ, 6 से लेके, और कहां तक इसका बर्स्ट टाइम है, 6 तक, +6 यानी 12। तो ये यहाँ पर कंप्लीट होगा 12 तक, ये भी एग्जीक्यूट हो गया, बाहर निकल गया। अब स्टूडेंट इसका कंप्लीशन टाइम, TAT टाइम और WT टाइम निकाल लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, CT निकालने के लिए हम क्या करते हैं, CT का फॉर्मूला लिखा हुआ है, यानी CT का मतलब है P1 कहाँ पे कंप्लीट हुआ, 4 पर, तो हम यहाँ लिख देते हैं 4। P2 कहाँ पे कंप्लीट हुआ, 6 पर, तो यहाँ लिख देते हैं हम 6। और P3 कहाँ पे कंप्लीट हुआ, यानी हमारा ये 12 पर, यहाँ पे हमने लिख दिया 12। अब TAT आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है TAT निकालने में। तो CT माइनस CT कर दो, CT 4, AT 0, तो TAT निकल गया 4। और आपका ये आपका ध्यान से देखिएगा, P2 का 6 - 1 5, और P3 के लिए 12 - 2 यानी 10। ये हमारा TAT आ गया। आसानी से WT निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी।
WT का फॉर्मूला TAT माइनस BT, TAT 4 और BT कितना 4, 4 में 4 गया 0, 5 में से 2 गया 3, 10 में से 6 गया 4। तो इस तरह से आपने ये भी निकाल लिया। अब इसी की बेस पर आप क्या कर सकते हैं, इसका एवरेज टाइम निकाल सकते हैं। एवरेज WT या TAT कैसे निकालेंगे, बराबर या इक्वल टू, इसको जोड़ देंगे 4 + 5 + 10 अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेस 3, 10 15 4 19 डिवाइड बाई 3, जो भी आएगा 6.333। ये आपका TAT आ गया। और WT कैसे निकालेंगे, WT को यहाँ निकाल सकते हैं। WT इज इक्वल्स टू 0 + 3 + 4 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 3, 3 2 6 पॉइंट समथिंग जो भी है, ठीक है ना, ये 2 पॉइंट समथिंग ये आ जाएगा। तो इस तरह से देखिएगा नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम काम करती है। उसके TAT ऐसे निकलते हैं, उसके WT ऐसे निकलते हैं, और उसका एग्जीक्यूशन इस तरह से होता है। आशा करता हूं कि ये नॉन प्रीएम्प्टिव CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम विद डिफरेंट अराइवल टाइम आपकी समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई समस्या किसी भी तरह के आपके दिमाग में कंफ्यूजन है किसी भी टॉपिक को लेकर के जो मैं अब तक आपको लिए वीडियो बनाया हूं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा प्लीज, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।